ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ से, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो उसके साथ में जड़ित है। ठीक है, हाँ करिए। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड, पृष्ठ संख्या 226 227, दिनांक 12 दिसंबर 1942। ये ठाकुर जी बोल रहे, जितने ढंग के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सरकार के ढंग है, उनमें मुझे ब्रिटिश की शासन प्रणाली अच्छी लगती है। क्या उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है? बंकिम दास, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही कहा जाता है। श्री श्री ठाकुर, उसमें एक ऑटोमेटिक म्यूचुअल चेक, स्वाभाविक पारस्परिक नियंत्रण रहता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हेल्दी ट्रेडिशन, जीवनीय ऐतिह्य भी बने रहते हैं। किंग, राजा के प्रति एलिजियंस, अनुगत्य के द्वारा सारे राष्ट्र में एक इमोशनल यूनिफिकेशन, भागवत एकता भी निहित रहती है। राष्ट्रीय जीवन में एकता लाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ मास सेंटिमेंट, जनगण की भावानुकंपिता की एकाग्रता का विशेष प्रयोजन है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन शासन तंत्र के साथ प्रतिनिधि निर्वाचन से संबंधित प्रिकॉशन बरतने की जो बात कही है, यदि उस तरह बरत कर चले तो अच्छा होगा, अन्यथा रुपए या पार्टी के बल पर अनेक अनु अभिलषित व्यक्ति आ सकते हैं। सर्वाधिक क्षति तो तब होती है जब धर्म और कृष्टिहीन प्रवृत्ति मूढ़ नीच अहंकारी स्वार्थांध व्यक्ति अधिक संख्या में प्रवेश कर कर जाते हैं, पा जाते हैं। यदि कोई दो चार रुपए बर्बाद करता है तो उसकी परिपूर्ति हो सकती है, पर जिन पर देश का कानून बनाने का दायित्व न्यस्त है, यदि वे अदूरदर्शी होते हैं तो अपनी अपनी प्रवृत्तियों से प्रेरित हो ऐसे कानून बनाएंगे जिसके फलस्वरूप युग युग वाहक सत्ता संवर्धनी आचार, नियम, नीति, संस्कृति और ऐतिह्य की जड़ उखड़ जाएगी। तब तो राष्ट्र के अनेक महापुरुषों की सहस्त्र सहस्त्र वर्षों की साधना को व्यर्थ बना डालेंगे। उमादा, राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे अधिक किस ओर ध्यान देना चाहिए? श्री श्री ठाकुर, सबसे अधिक विवाह और सुप्रजनन की दिशा में ध्यान देना है। यदि विवाह और सुप्रजनन ठीक रहे तो उसके जरिए और भी चीजें विकसित हो सकती है। यदि कोई एक दो पीढ़ी तक शिक्षा भी न पाए एवं घोर गरीबी में जीवन व्यतीत करे, सुख सुविधा स्वाच्छंद्य का मुख दर्शन भी कभी न हो, पर यदि वह सद्वंशज हो एवं कुल कृष्टि ठीक रहे तो उसकी उन्नति का रास्ता कभी खराब नहीं होता है। ऐसी उन्नति का रास्ता खराब करके चाहे जितनी ही सुशिक्षा, ऐश्वर्य, प्राचुर्य, स्वाच्छंद्य के बीच क्यों न रखा जाए, वह किसी भी तरह मनुष्य नहीं बन सकेगा। मनुष्य कौन बनेगा? वह तो जन्म विधि के अनाचार के कारण नष्ट हो चुका है। उसकी असलियत तो ढूंढ पाना मुश्किल है। वह अपने खाम ख्याल में हमेशा के लिए अपने को खो चुका है। पापाचारे कदाचारे संक्षुधित जथा विधिरोष निस्संदेह जानियो तथाय निष्फल पुरुषकार दैव बलवान। अर्थात जहाँ पापाचार कदाचार प्रज्वलित है, वहां यह निश्चय जानो कि भाग्य की विडंबना है, सारे प्रयत्न व्यर्थ है और अदृष्ट ही शक्तिशाली है। अर्थात वहां पूर्व संचित कर्म ही बचा सकता है। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का विषय वस्तु मनीष दा बहुत सुंदर भाव से पढ़े। जे श्री ठाकुर यहाँ पर जो पूर्व विषय वस्तु में है, जे जब ब्रिटिश शासन करते थे तब का शासन पद्धति कहीं ना कहीं अच्छा था, इसमें श्री ठाकुर जी मत व्यक्त रखे हैं यहाँ पर। जे जो शासन व्यवस्था में लोक नियंत्रित केंद्रपति मतलब राजा जो शासक है, वो वहाँ से पहले पहला दिन हम लोग जो पढ़ रहे थे जे
राजनेता जो है, जो राष्ट्र नेता है, जिसको निर्वाचित करके हम लोग देश शासन में भार में जिसके हाथ में दिए हैं, उनका चरित्र कैसे होना चाहिए, उनका चयन प्रक्रिया कैसे होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग आलोचना किए थे। उसके बाद श्री ठाकुर जो बातें रखे हैं, जे चयन के जो भी कोई प्रतिनिधि को चुनना होता है, तो प्रतिनिधि को चुनने के लिए श्री ठाकुर बोल रहे थे जे उनका अंदर कितना धर्म और इष्ट कृष्टि के और ऐतिह्य के प्रति कितना आधिपत्य है, और राजनेता व राष्ट्र नेता जिसको नेता आप बनाना चाहते हो उसको परखना चाहिए, और इष्ट के प्रति और पूर्वजों के प्रति उसका श्रद्धा होना चाहिए, धर्म को रक्षा करना होता है, कृष्टि और ऐतिह्य को बचाने के लिए उसके अंदर तत्परता रहना चाहिए। तो ये बातें श्री ठाकुर जी बोल के फिर जो सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम का बातें यहाँ पर रखें, जे जितने ढंग से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के ढंग में, उनमें मुझे ब्रिटिश की शासन प्रणाली अच्छी लगती है, ये श्री ठाकुर बोल रहे। जे उनका जो रूलिंग सिस्टम है, ब्रिटिश जैसे भारत को शासन कर रहे थे, वो शासन प्रणाली जो विधि उन श्री ठाकुर जी को पसंद आ रहा है, और यहाँ पर बोल रहे हैं जे वो शासन कर रहे उसके फॉर्म में नहीं है, जे उनका जो जैसे वो शासन कर रहे वो सिस्टम जो ब्रिटिश का, उनको श्री ठाकुर जी को बहुत पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर वो एक चीज बोले जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है कि नहीं, तो बंकिम दा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है, ऐसे बातें उनको समर्थन किए श्री ठाकुर जी को। श्री ठाकुर जी उनको ऊपर एक बातें रखें, और इसके बाद और एक क्वेश्चन आया जे भारतवर्ष में राष्ट्र का उन्नति के लिए सबसे अधिक किसके ऊपर जोर देना चाहिए, वो एक दूसरा प्रश्न है। वो दूसरा प्रश्न दूसरा पेज में श्री ठाकुर जी जो इम्पोर्टेंस विवाह सुप्रजन के ऊपर बोले। तो मनीष दा आप थोड़ा सा आलोचना रखिए, फिर ज्योत्सना माँ को मैं बोलूंगा कुछ आलोचना रखेंगे ये संबंध में। जय ये मैं कल भी यही बात बोला था, व्यष्टि और समष्टि। एक व्यक्ति डेवलपमेंट होगा, लेकिन एक राष्ट्र को डेवलप होने के लिए, एक राष्ट्र को तैयार होने के लिए उस एक व्यक्ति की तरह अनेक व्यक्ति जब बन जाएंगे, तभी एक अच्छा समाज और अच्छा राष्ट्र तैयार हो सकता है। और उसी के लिए ठाकुर जी हमें ये बोले हैं। इसके बारे में चलार साथी में बहुत सारी वाणियां हैं इसको लेकर के कि देश कैसे चला जाएगा, सरकार कैसे चलाई जाएगी, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे राष्ट्रीय जीवन में एकता लाने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ मास सेंटिमेंट, जनगण की भावानुकंपिता की एकाग्रता। इसका मतलब मैं जो समझता हूँ, एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो। तो ये जो वाणी है, ये वही बात यहाँ पर कुछ अलग तरीके से बोला गया है, कंसंट्रेशन ऑफ मास सेंटिमेंट। तो मास सेंटिमेंट क्या है कि अनेक लोगों की जो भावना है वो कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए, मतलब एक जगह वो नियंत्रित होनी चाहिए। तो यही बात है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रतिनिधि निर्वाचन के संबंधित प्रिकॉशन बरतने की जो बात कही है, यदि उस तरह बरत कर चले तो अच्छा होगा। अन्यथा में क्या हो सकता है, ये हम दुनिया भर के अनेक देशों में देख रहे हैं फिलहाल। और मतलब सिर्फ अभी ये ऐसा है ऐसी बात नहीं है, ये कई मतलब सैकड़ों और हजारों सालों से ये बात होता आ रहा है कि गलत, मतलब जिनका जो क्या कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आगे बढ़ती है, तो उसका जो हेड होता है, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, उसका जो मतलब सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं, तो उसका जो सोचना, बोलना और करना, ये तीनों जो होता है, वो जब एक दिशा में और अच्छी दिशा में जब होता है, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है।
सो ये जो बात है ये एप्लीकेबल है एक किसी देश के लिए भी। तो अभी हम देखते हैं इस समय वर्तमान समय में अगर दुनिया के नक्शे में अगर देखें कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, तो उसमें आपको यही समझ में आएगा कि जो जो सोच है, कोई व्यक्ति अपना, कोई व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल, एक व्यक्ति समुदाय अगर अपना वैयक्तिक स्वार्थ को भुनाने के लिए अगर कुछ डिसीजंस लेते हैं, उनको अपना पर्सनल इंटरेस्ट को रखना है राष्ट्र के इंटरेस्ट के ऊपर, तब जाके ये गड़बड़ी, बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है निर्माण होती है। और इसके बारे में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो इष्ट स्वार्थ, ठीक है, जहां पर इष्ट स्वार्थ नहीं है वहां पर आत्म स्वार्थ प्रबल हो जाता है, रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे एक मैं कई बार एक एग्जांपल देता हूं, घर में, घर के अंदर अंधेरा, मान लीजिए रात का समय है, अगर ट्यूबलाइट चल रही है तब उजाला है, जैसे आपने बटन स्विच ऑफ कर दिया अंधेरा हो जाता है। तो ये ऐसा ही है, जहां पर इष्ट स्वार्थ होना चाहिए, इष्ट स्वार्थ जहां पर नहीं है वहां पर आत्म स्वार्थ ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए हम इस समय में देखते हैं कि कैसे कैसे ठाकुर जी यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि सर्वाधिक क्षति तो तब होती है जब धर्म और कृष्टिहीन प्रवृत्ति मूड नीच अहंकारी स्वार्थांध व्यक्ति अधिक संख्या में प्रवेश पा जाते हैं। यदि कोई 2-4 रुपए बर्बाद करता है तो उसकी परिपूर्ति हो सकती है, पर जिन पर देश का कानून बनाने का दायित्व न्यस्त है, यदि वे अदूरदर्शी होते हैं तो अपनी अपनी प्रवृत्तियों से प्रेरित हो ऐसे कानून बनाएंगे जिसके फलस्वरूप युग युग वाहक सत्ता संवर्धनी आचार नियम नीति संस्कृति और ऐतिह्य की जड़ उखड़ जाएगी। तब तो राष्ट्र के अनेक महापुरुषों की सहस्त्र सहस्त्र वर्षों की साधना को व्यर्थ बना डालेंगे। ये एकदम सांघातिक बात है। इसलिए हमें चुनाव के समय बहुत सावधानी से एक जो मतलब जो निर्वाचित करना है किसी सदस्य को, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। एक एक स्टेटमेंट है जिसको बोला जाता है कि अवेलेबल बेस्ट। अगर मान लीजिए हमको कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ये अंदर ये बुराई है, उसके अंदर वो बुराई है, तो अभी समय को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो अवेलेबल बेस्ट होते हैं उनको हमें चुनना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, अगर हम वोट नहीं करते हैं तो उस केस में जो वर्स्ट है वो अगर किसी तरह ताकतवान हो गया और वो अगर चुन करके आ गया, तो फिर वो हमको बहुत कुछ नुकसान जो है देश के लिए, बहुत भयंकर नुकसान वो कर सकता है। और ये ठाकुर जी ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि जड़ उखड़ जाएगी और राष्ट्र के अनेक महापुरुषों की सहस्र सहस्र वर्षों की साधना को व्यर्थ बना डालेंगे। और ये हम इस समय में हमारे देश में जैसे देख रहे, ऐसे हम अपने आस पड़ोस में देख रहे, यूरोप में देख रहे, मिडिल ईस्ट में देख रहे, सब जगह जो है ये चीज देखी जा रही है इस समय, वर्तमान समय। और ये बात कल भी मैंने उठाई थी। ठाकुर जी जो उमादा प्रश्न किए, राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे अधिक किस ओर ध्यान देना चाहिए, तो श्री श्री ठाकुर बोल रहे सबसे अधिक विवाह और सुप्रजनन की दिशा में ध्यान देना है। यदि विवाह और सुप्रजनन ठीक रहे तो उसके जरिए और भी चीजें विकसित हो सकती है। तो ये जो बात है ठाकुर जी ने बोला है, कोई भी राष्ट्र जो खड़ा होता है वो खड़ा होता है, उसकी नींव जो होती है, उसकी जो पिलर होते हैं वो है दीक्षा शिक्षा और विवाह। तो हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि कितनी ज्यादा संख्या में दीक्षितों की संख्या बढ़े और विधि के अनुसार, उसके बाद में शिक्षा भी हो और विधि के अनुसार
शादियां हो, विवाह हो, और उससे जो संतानें आएंगी वो सुपरजनन होगा, वो उनकी मर्जी से होना चाहिए। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि जब कभी शादी करने का समय होता है, कोई कैंडिडेट मतलब लड़का हो लड़की हो, तो हम जाकर के निवेदन करते हैं, आचार्य देव के पास में निवेदन करते हैं, और वो जिस तरह का दिशा निर्देश देते हैं उस हिसाब से शादियां होती है। जब ऐसा होता है तब देखा जाता है कि सुसंतानें आती है, और वो जो है समाज को, क्योंकि समाज कैसे बनता है, समाज तो एक एक व्यक्ति से लेकर ही समाज बनता है, एक एक व्यक्ति को लेकर ही समाज बनता है। तो वो जो एक एक व्यक्ति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आता है विवाह व्यवस्था से, एक व्यक्ति का जन्म होता है विवाह से। तो ये जो विवाह है वो ठाकुर जी के बताए हुए तरीके से अगर किया जाए, अनुलोम शादियां अगर हो और वो बहुत मात्रा में हो, तो बहुत सारी अच्छी संतानें धरती पर आएगी, और वो समाज के लिए, देश के लिए और पूरे जगत के लिए जो है वो एसेट बनेंगी। तो इसके ऊपर ठाकुर जी बहुत जोर दिए हैं। और ठाकुर जी गारंटी भी हम लोगों को कर रहे हैं यहाँ पर, यदि कोई एक दो पीढ़ी तक शिक्षा न भी पाए एवं घोर गरीबी में जीवन व्यतीत करे, सुख सुविधा स्वाच्छंद्य का मुख दर्शन भी कभी न हो, पर यदि वह सद्वंशज हो एवं कुल पुष्टि ठीक रहे तो उसकी उन्नति का रास्ता कभी खराब नहीं होता है। ऐसी उन्नति का रास्ता खराब करके चाहे जितनी ही सुशिक्षा, ऐश्वर्य, प्राचुर्य, स्वाच्छंद्य के बीच क्यों न रखा जाए, वह किसी भी तरह मनुष्य नहीं बन सकेगा। और मनुष्य कौन बनेगा? वह तो जन्म विधि के अनाचार के कारण नष्ट हो चुका है। उसकी असलियत तो असलियत को तो ढूंढ पाना मुश्किल है। वह अपने खाम ख्याल में हमेशा के लिए अपने को खो चुका है। तो ये जो बातें हैं, अगर दीक्षा शिक्षा विवाह अगर ठीक ठीक नहीं रहे तो ये जैसे व्यक्तिगत नुकसान होता है, एक परिवार का नुकसान होता है, वैसे ही समाज का और राष्ट्र का भी नुकसान है। और समाज और राष्ट्र अगर खड़ा करना है तो वो होता है व्यक्तियों से, आदमियों से। तो आदमी, अच्छा आदमी तैयार होने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपने बच्चों को अभी से ये चीज उनके दिमाग में डालिए। बच्चा अगर छोटा भी है, अगर 10 साल का भी है, 12 साल का भी है, 10 साल 12 साल बहुत होती है उम्र बातें समझने के लिए, तो उनको उस समय से ही उनके दिमाग में ये चीज डालना चाहिए। अभी इस समय जो प्रचलन है, ज्यादातर लव मैरिजेस हो रहे हैं, लेकिन उसके चलते जिस तरह का जो नया जनरेशन आएगा, वो अगर आत्मकेंद्रिक होगा, उसको अगर कुछ अगर पड़ी नहीं है समाज की और राष्ट्र की, तो इससे समाज का और राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को, मैं तो अपने बच्चों से बोलता हूं कि तुम लोग जो है, और ये इसका आधार क्या है, तो जो हम लोग जो चलार साथी, नारी नीति, सत्यानुसरण और फिर ये आलोचना प्रसंग, ये जो पढ़ते हैं, इसका हवाला दे करके हम लोग एक एक जो वाणी है उसका विश्लेषण करते हैं। जब हम प्रार्थना मतलब मॉर्निंग इवनिंग जो प्रेयर होता है उसके बाद में जब हम वाणी पाठ करते हैं, या और भी कभी कोई टॉपिक आता है, तो इसके बारे में चर्चा होती है। और मैं उनको ये चीज बोलता हूँ, उनके दिमाग में ये चीज डालता हूँ कि गलत रास्ते पर नहीं जाना है। अपना जो जीवन साथी है खुद करके नहीं चुनना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो कुछ देखा जाना चाहिए। जब एक अनुलोम विवाह होगा तो उसका परिणाम क्या है वो भी मैं उनको बताता हूँ। तो इस तरह से अपने बच्चों को पहले से ही बता के रखेंगे
तो बहुत अंशों में जो है ये जो क्षति हो रही है, ये सिर्फ वैयक्तिक क्षति नहीं है, सिर्फ परिवार की क्षति नहीं है, बल्कि समाज और देश की भी बहुत बड़ी क्षति होती है जब इस तरह के विवाह होते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चों को हम ट्रेन करें और ऐसे ही समाज के अन्य जो घटक है, हमारे रिलेशन में लोग होते हैं, हमारे दोस्त, जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें लोग होते हैं, तो उनको इस बारे में बता देना है कि इस तरह की जो है मतलब गलत तरीके से शादियां ना हो। तो जो जो पैरामीटर्स देखना चाहिए शादी करते वक्त, वो देख करके ही शादियां हो, उसी से सुसंतानें आएंगी और वही समाज और राष्ट्र का हिस्सा बनेंगी, तब समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ पर मैं रुकता हूँ। शशिकांत भाई, जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा बहुत सुंदर भाव से उनका बातें, ठाकुर जी का जो बातें रखें, यहाँ पर ठाकुर जी ब्रिटिश शासन को इतना पसंद क्यों करते थे वो जानना भी चाहिए। क्योंकि श्री ठाकुर का जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि सहज भाव से श्री ठाकुर जी किसी को समर्थन नहीं करते थे। ये पुरुषोत्तम जो होते हैं वो होते हैं निर्विचारवादी, जो बोलते हैं कोई विचार अच्छा है वो शत्रु पक्ष का हो भी उसका भी प्रशंसा करते थे। हिटलर के बारे में कितना जगह में आलोचना प्रसंग 4th वॉल्यूम में पढ़ रहे हैं। हिटलर को तो दुर्दश थे, वो कितना लाखों लोगों को मारे थे, बट उनके अंदर जो अच्छा गुण को वो अप्रिशिएट करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटे। उनका जो मातृभक्ति के प्रति जो श्रद्धा है था, उसको कभी श्री ठाकुर जी ये नहीं किए। उनका वैशिष्ट के हिसाब से हिटलर का पोषण नहीं दिया गया तो इसलिए दुर्दशा बना, वो तो टॉपिक अलग है। यहाँ पर श्री ठाकुर ब्रिटिश राज का जो शासन प्रणाली का बारे में बात कर रहे हैं। इधर एक बात है मनीष दा, आप जो सेकेंड टाइम पढ़े आप इसमें नोटिस किए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर जे सर्वाधिक खेती तो तब होती है जब धर्म और कुष्ठहीन प्रवृत्ति मूढ़ नीच अहंकारी स्वार्थंद व्यक्ति अधिक संख्या में प्रवेश पा जाते हैं। जब भी कोई भी एक शासन प्रणाली में, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो दुर्बल मनोचित्त व्यक्ति, प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक लोग, जिसके पास खाली लालच ही लालच, सबको लूटना चाहता है, क्रोध ही क्रोध, सबको मारना चाहता है, ये काम क्रोध लोभ मोह आश्चर्य जो प्रवृत्ति सेंट्रिक जीवन, जिसका जीवन में इष्ट नहीं है। श्री ठाकुर जी तो डिफाइन बहुत जगह में किए हैं, जिसके जीवन में इष्ट व सदगुरु नहीं है, वो विवाह करने के लिए योग्य नहीं है, वो राष्ट्र नेता बनने के लिए योग्य नहीं है। ये स्ट्रिक्टली बहुत सारा वाणी में बता दिए हैं। बट अभी तो वो तो चाणक्य के समय में था, ये रूलिंग प्रोसेस, कौन रूलिंग करेगा और कौन विवाह करेगा, तो उसको अलग करके रखा जाता था। तो श्री ठाकुर जी वही विधि जो पहले होता था उसको पसंद कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं जे जो व्यक्ति स्वार्थ बुद्धि है, अहंकारी है, कृष्टिहीन है, कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक है, प्रवृत्ति युक्त है, जो उनका पिता माता को भी पूछता नहीं, वो व्यक्ति शासन भार कैसे लेगा। ये जब जहाँ पर अखंडी लोग ज्यादा मात्रा में चले जाते हैं, वो जो नियम कानून लेके आएंगे ना, वो नियम कानून देश को विभाजित करने में, देश को नष्ट करने में थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए मैं जो समझता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नैरेट करने के लिए प्रयास करूँगा। 2 दिन पहले मेरे साथ वही आलोचना डिस्कशन चल रहा था एक कर्मी के साथ। बोले हमारा जो गुरु भाई है वो दायित्व लेने के लिए रेडी नहीं है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं सत पथ में जो लोग हैं वो आगे बढ़े। अभी सोसाइटी का इलेक्शन हो रहा है कि यहाँ पर जो मंदिर कमेटी का इलेक्शन हो रहा है, मैं 2 बार 3 बार रिजिग्नेशन दे चुका हूँ, क्योंकि मैं सत्संग का काम करूंगा और मैं इसमें
जा नहीं पाऊंगा, मुझसे समय नहीं हो रहा है। मैं अभी अनुभव कर पा रहा हूँ श्री श्री ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। जब तक खुद अनुभव नहीं करोगे ठाकुर जी का बातें, वो बातें बुक्स में रह जाएगा। जब तुमको जिम्मेदारी देने के लिए लोग रेडी हैं, नेता बनाने के लिए, तुम सोचते नहीं होल्डर हो, तुम सादा खाते हो, तुम्हारा विचार चिंताधारा अलग है, तुम 100% दूसरे लोग से अच्छे सोच सकते हो, क्योंकि तुम सुबह उठ के इष्टभूति करते हो, नामदान करते हो, पिता माता को प्रणाम करते हो, तुम्हारा चिंता अलग है। तुम किसी का खेती नहीं कर सकते हो, किसी का व्यभिचार नहीं कर सकते हो, कोई नारी को खराब उद्देश्य में देख नहीं सकते हो। तो इस टाइप का जो कैटेगोराइजेशन सत्संग का फील्ड में लोग है, कितना लोग ये कमेटी में है, उनका सोसाइटी कमेटी में हो कि कोई जिला स्तरीय कमेटी हो कि कोई फेडरेशन बोर्ड में हो, कभी कोई जो प्रार्थी चयन प्रक्रिया होता है सरपंच हो कि छोटा छोटा जो भी मेंबर हो कि एमएल हो एमपी हो, क्यों नहीं जाते हैं? बोलते हैं ये थर्ड क्लास जॉब है, राजनीति करना थर्ड क्लास जॉब है। तो जब सोसाइटी में तुम नहीं जाओगे तो सोसाइटी में विभिन्न तरह का जो लूटपाट होगा, कि जो नियम कानून ऐसा बना देंगे। जैसे मैं बोल रहा था, एक दिन गया तो जो ऊंचाई जगह में स्पीड ब्रेकर सब लगा दिए। तो उनका चिंताधारा वही है ना, जितना स्पीड में गाड़ी जाएगा, वो जो जहां पर स्पीड करना चाहिए तुम उसको रोक रहे हो, तो लेडीज लोग, छोटे बच्चे गिर के उनका पैर ये हो रहा है। 40-50 लोग को लेके उनको घर पे बिठा के वो स्पीड ब्रेकर को सोसाइटी में तोड़ना इतना छोटा बात नहीं है। फेडरेशन फ्री है 36 सोसाइटी में। तो ये चीज में वहां पर रहता तो इन्फ्लुएंस कर सकता था। वही बोलते थे जैसे ठाकुर जी बोलते, तुम आगे आओ, चयन तो करोगे। एक तो होता है चयन करो अच्छे लोग को, बट तुम खुद को जब सर्टिफाई कर रहे हो, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मेरा जीवन में आदर्श है। ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जिसका जीवन में आदर्श है वो नेता बने। इष्ट नहीं नेता जय, जन्म जमर दलर की तुझे बोल रहे हैं। जो तुम्हारे जीवन में इष्ट है और तुम नेता बनने के लिए रेडी नहीं हो, 2 बार 3 बार रेजिग्नेशन दे रहे हो। तो मुझे मेरा पत्नी एक बार बोले थे, तुम दे रहे हो, तुम निकल जाने के बाद सोचो, वो जो तुम इन्फ्लुएंस कर रहे थे, असत को रोक रहे थे, और तुम्हारा बात कोई सुने व नहीं सुने, बट एक बंदा जो 10 लोग के ऊपर भारी पड़ता था, तो वो जो भारी पड़ता था वो तुम निकल जाने के बाद होगा क्या? एक बार में एक जीवंत एग्जाम्पल जब देंगे तब आपको पता चलेगा, नहीं तो अदरवाइज जी आप जो श्री श्री ठाकुर जी इतना जोर क्यों दिए हैं जीवन में, इष्ट प्रवृत्ति विहीन और निरहंकारी, ये सब वर्ड क्यों यूज किए हैं? जीवन में इष्ट नहीं रहेगा तो आपका दृष्टिकोण भी नहीं रहेगा। आपका जो भी दृष्टिकोण रहेगा सब प्रवृत्ति में की सब डिस्ट्रक्टिव रहेगा, कंस्ट्रक्टिव कभी भी नहीं आएगा। 3 साल पहले एक मंदिर का जब कमिटी मेंबर मुझे बनाया गया, वर्किंग कमिटी मेंबर, तब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मेरा स्थान उसी हिसाब से मैं छोटा था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैक्सिमम डोनेशन देते हैं जो लोग, मैक्सिमम थोड़ा बड़ा पदवी में रहते हैं, कमिश्नर रैंक में, उनका बातें ज्यादातर सुनाई दिया जाता है। बट मैं ऑलवेज प्राउड फील रहता हूँ दिन भर एक चीज को लेके, जे मैं परमपिता का संतान हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, ईश्वर का संतान हूँ। वो वाला जो प्रत्यय कन्विंशन अंदर है, ये बातें ऑलवेज रहता था, मेरा बातें मैं ऑलवेज रखता था, कहीं भी अन्याय होता। मंदिर प्रतिष्ठा होने जा रहा है और मंदिर में देखा जो श्री जगन्नाथ मंदिर का जो टेम्पररी एक मंदिर बन रहा है और उसमें प्रतिष्ठा हो रहा है विग्रह, जहां पर 8-10 हजार लोग हैं। जिस दिन सुबह जाके देखा जे अरुण स्तंभ जो होता है, जो श्री जगन्नाथ जी का वाहक होते हैं, जो जिनका ऊपर गरुड़ के ऊपर नारायण बैठ के जो हमारा मैथिकल है, तो उसका गरुड़ासन में देखा मुझे 5-7 इंची ज्यादा दिख रहा है ऊंचाई। जब श्री जी जगन्नाथ मंदिर में कोई गए होंगे वो देखे होंगे, बट फटाक से वही आया जे जब हनुमान जी श्री रामचंद्र का पैर के नीचे बैठते हैं,
कोई भी मंदिर में जाते हो देखते हो, उनका आसन कभी रामचंद्र के ऊपर नहीं होता है, उनका थोड़ा नीचे रहता है। हर चीज में देखा जाता है। श्री श्री ठाकुर और श्री श्री वर्मा, आचार्य देव का आसन थोड़ा कम ऊंचा में हम लोग रखते हैं। जब अभी के आदर्श चिंताधारा आदर्श लेके चलते हैं, उनका चिंताधारा उनके सोच अलग रहता है। तब ये बातें जब मैं परख के देखा तो मेरे हाथ में टाइम कम है, एक दिन के बाद इनॉग्रेशन होगा, इतना सारा लोग आएंगे, 10-12 हजार लोग, बहुत बड़ा, सिडको से बड़ा टाइप का हुआ था। तो जाके जब मैं चेयरमैन को ये चीज बोला, जो वर्किंग कमेटी के मेंबर के तहत, ये गलत हो रहा है, जो कभी भी ये लोग आपको पसंद नहीं करेंगे जब श्री जगन्नाथ को आप नीचा करके गरुड़ का आसन को बड़ा कर दोगे। तो बोले नहीं, ये सब मापचुप होके इंजीनियर किया है, अभी तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ ये जो आप बोल रहे हो। बोला आप टेप लेके आइए, हम आपके देखेंगे, देख क्या हो रहा है। जब देखा गया तो 5-7 इंच ज्यादा है और सबको हट हो गया ये बातें। बट इतना फोर्स में मैं उनके ऊपर दबाव रखा, यानी ये करना पड़ेगा। आइदर तो इसको तो गरुड़ का आसन को काट के तो कर नहीं सकते हो, ये सीमेंट है, ये मार्बल है, बट श्री जगन्नाथ जी का आसन को आप बड़ा कर सकते हो ना। कैसे? मैं बोला मैं वुडन का जो बड़ा बड़ा ये होता है उसको खरीद के लाके और उसको ऊपर हम श्री जगन्नाथ जी को बिठाएंगे ना, और दिखेगा, मतलब दिखने दो, बट उसको कपड़ा में कवर किया जाएगा, बट श्री जगन्नाथ ऊपर ही बैठेंगे। तो इसको लेके रात को जो मारामारी जितना भी हुआ, एक तरफ में पूरा 13 लोग है, एक तरफ मैं हूँ, मेरा वाइफ है। वही जो श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम अंदर जाओगे, जब नेता बनोगे, कोई सत व्यक्ति वो तुमको नष्ट से पथ में रोकेगा। और वहां पर मैं उस दिन करके रात को खरीदे, मार्केट से, बड़ा मार्केट जाके उसको खरीद के उसको लगाए और श्री जगन्नाथ जी का आसन ऊपर रहा। और जब तक मैं सोचूंगा श्री श्री ठाकुर उनके अंदर सन्निहित है, लीला कर रहे, और वो जगन्नाथ है और वो ये जगतनाथ है और एक ही है, अलग नहीं है। तो वो जो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, इधर जो नेता होगा उसके अंदर इष्ट कृष्टि को बचाने का तत्परता रहना चाहिए, नहीं तो वो ध्वंस कर लेगा। आज नियम कानून देखिए, एजुकेशन सिस्टम में और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, एक गाड़ी दूसरे जगह में गाड़ी लेने के जाने के बाद कितना लोग लूटते हैं। नंबर गोवा का गाड़ी मैं बॉम्बे में चला नहीं पाऊंगा। ये कोई अच्छा सत चिंता व्यक्ति क्या भारतवर्ष में नहीं है? और कितना सालों के बाद अभी भी BH लाए और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ट्रांसफरेबल जॉब के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट का राजस्व हानि हो जाएगा। वो लॉ कितना बड़ा खतरनाक लॉ है, वो लॉ को अभी हटा देना चाहिए, क्योंकि हर दिन करप्शन होता है रास्ता में, बिकॉज ऑफ रोड आप दूसरा गाड़ी स्टेट का गाड़ी चला रहे हो। तो इसको, ये जो प्रचलन जानबूझ के भी लोग करते हैं, क्योंकि उनका करोड़ों में उनका टारगेट होता है। और वो क्या होता है, जो कोई व्यक्ति लेता है करप्टेड पीपल, वो लॉ को चेंज करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लॉ से, ये चेंज करने से उसको 10 पैसा 10 कौड़ी भी नहीं मिलेगा। अभी मैं गाड़ी लेके जाता हूँ बदलापुर में, मुझे कोई नहीं रोकता है, क्योंकि मेरा BH रजिस्ट्रेशन है। एक छोटा सा लॉ पूरा उनका पॉकेट साइज को खराब कर दिया। और ये लाने के लिए कौन, एक व्यक्ति तो करेगा, जो मनीष दा बोल रहे थे। तो वो व्यक्ति जो होता है वो नॉन करप्टेड होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। वो कॉम्प्लेक्सेंट्रिक तब नहीं होगा तब तक उसका जीवन में कोई सदगुरु होंगे, जैसे जीवन में शिवाजी का जीवन में रामदास थे। जब तक श्री श्री ठाकुर जी को बहुत बार पूछा गया है, राष्ट्र बड़ा है कि इष्ट बड़ा है, ऑलवेज श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं सदगुरु इष्ट बड़े, राष्ट्र के जगह में इष्ट बड़े होते हैं। क्योंकि जीवन में इष्ट नहीं रहेगा तो राष्ट्र रख के क्या करोगे? जो ब्रिटिश का शासन को इसको क्यों बोल लेते ना, क्योंकि उनके टाइम में हेल्थ को वो प्रोमिनेंट करते रखते थे, शासन करते थे, लूटते थे, बट उनका जो प्रिंसिपल था वो अच्छा था, उनका जो रास्ता में चलने का नियम कानून था। हमारा तो अभी नियम कानून, जैसे हमारा एक से चीफ मिनिस्टर जो उड़ीसा में थे, 2,000 2,500 का लगा दिए, जो हेलमेट जो नहीं पहनेगा उसको 2,000 देना पड़ेगा, बेल्ट नहीं बांधेगा तो गाड़ी चलाने के टाइम में 4,000 देना पड़ेगा। मैं जब गाड़ी उड़ीसा में जाके देखा तो एक व्यक्ति भी बिना हेलमेट में रास्ता में नहीं चलाते हैं, क्योंकि भय से,
वही जो राजनेता आइदर वो अनुरक्त से काम प्रिंसिपल को माने, नहीं तो भय से माने। ये दोनों ठाकुर जी पसंद करते थे। जे राजा को भय करके कोई प्रिंसिपल को नियम को माने, उसमें कुछ क्षति नहीं है क्योंकि उसका मंगल है। और कोई अनुरक्त होके, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति बोले जो कोई अनुरक्त होके प्रेम से वो ये काम नहीं करूंगा तो मेरा पिताजी का मन में कष्ट होगा, मेरा माताजी के मन में कष्ट है, वो तो बेस्ट पॉलिसी है। ठाकुर जी उसको सत्यानुसरण में भी बोले। बट जहाँ पर भय प्रेम के द्वारा नहीं हो रहा है तो बल प्रयोग करके भी आजकल विधि को नियम करते हैं। और वैशिष्ट माफिक चलोगे नहीं। ये जो बातें श्री ठाकुर जी इधर सेकेंड टॉपिक में नहीं जा रहा, और सेकेंड टॉपिक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और नहीं चलोगे तो ऐसा समय आएगा विधि भी उसको जबरदस्ती करेगा तो तुम क्या करोगे। कोई बोलेगा मैं क्षत्रिय का वृत्ति नहीं करूंगा, क्षेत्र रक्षा करूंगा नहीं, मिलिट्री में जाऊंगा नहीं, क्योंकि वहां पर जाने से मेरा जीवन हानि होगा। ये सोच के बहुत सारा स्ट्रांग जो यंग व्यक्ति है आजकल आर्मी में नहीं जाते हैं, नावल में नहीं जाते हैं। वो पसंद करते हैं मैं क्षेत्रीय होके भी मैं दूसरा कर्म कर लूंगा। बट श्री ठाकुर बोल रहे हैं जब ऐसा दिन आएगा जब राष्ट्र जबरदस्ती करके तुमको वो करेगा, सब व्यक्ति को, जिसको वैश्य को भी क्षेत्रीय का काम करवाएगा और ब्राह्मण को भी क्षेत्रीय का काम कराएगा, शूद्र को भी क्षेत्रीय का काम करेगा, तब क्या होता तुम्हारा जाति को वंशज कुल वो करने के लिए परमिट भी नहीं करेगा, किंतु राष्ट्र के हित में तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा धर्म तुम व्याघात किए हो, तुम्हारा कर्म नहीं किए हो। आज इजराइल का देखिए, आज रशिया का देखिए, जैसे 18 साल हो जाता है 18 से 25 साल के बीच में आपको कंपल्सरी 2 इयर्स मिलिट्री में जाना पड़ेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट ग्रीड एंड जो भी हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो, आपको मिलिट्री में जाना पड़ेगा। तब क्या करोगे। और नहीं जाने से, एक्सक्यूज देने से तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा, तुम फिट होगे तो तुमको जेल में भी जाना पड़ेगा। सब तुम क्वालिफाई हो जाने के लिए तुम मना कर रहे हो, और तुमको शासन पद्धति में तुमको जेल भी है, और जो उसके हिसाब से भी तुमको पेनालाइज भी अर्थ के द्वारा किया जाएगा ये सब कंट्री में। तो भारतवर्ष में जब जो श्री ठाकुर जी जो इच्छा प्रकाश किए हैं, जे जो व्यक्ति जीवन में कृष्टि ऐतिह्य वंश वो सब मर्यादा वो नहीं रक्षा करेगा तो शासन प्रणाली भी ऐसा कठोर होगा जो को तुमको इतना खराब लगेगा जी ये नहीं होना चाहिए। कि भारतवर्ष में वो रूल भी ऐसा रूल है, जैसा रूल को आपको तोड़ के तुम कुछ कर नहीं सकते हो। टिकस से लेके आरंभ करके आरटीओ तक अभी जितना भी पद्धति भारतवर्ष में है, इसको चेंज करने के लिए पूजनीय अविंदा एक बार बोल रहे थे जे 2022 में शायद, जे हर क्षेत्र में हर फील्ड में ये नेतृत्व नेला व्यक्ति सत्संगी होना चाहिए, और जब तक वो नहीं है तब तक दूसरे सुधेगा नहीं, ये 100%। जैसे सत्य भाई है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ तमिलनाडु, ठाकुर जी का सहप्रतिनिधिक है, जब भी जाजन करते हैं उनका जीवन में वो बोलते हैं 1 रुपया वो करप्शन के लिए नहीं लिए। तो ये व्यक्ति कहीं पे खड़ा होकर बोल सकता है कोई एक बड़ा राजनेता, आज बोल नहीं पाएगा, क्योंकि तो वो तो सब करप्टेड पथ में जा रहे हैं, क्योंकि जीवन में आदर्श नहीं है, उनके जीवन में आइडियल है, उनके जीवन में श्री ठाकुर है। तो जो श्री ठाकुर को ग्रहण करने वाला व्यक्तित्व वो सोसाइटी इलेक्शन में जब होता है वो पीछे चला जाता है, वो बाहर लेगा छोटा सा, नहीं मुझे संडे तो टाइम नहीं है, बट इधर आके सत्संग में जाजन करेगा। जे नेता का चरित्र ऐसा होना चाहिए, वो चयन करने के लिए ऐसा होना चाहिए, होगा क्या। क्योंकि आपको जब मौका मिला आप नहीं किए, आप रेजिग्नेशन देके घर पे बैठे, तब वो जो खराब काम करेंगे तो उसको क्रिटिसाइज करोगे और दोष देख देख के दोषयुक्त बन जाओगे, क्योंकि तुमको मौका मिला है और तुम उसको हाथ में नहीं ले रहे हो। नहीं तो तुम विरोधी दल में रहो। जैसे 50 लोग का लेके कमेटी में 2 साल 3 साल तक इधर बनाया था पलावा में, 50 अलग अलग वर्ग का लोग को लेके एक कमेटी बनाया, और कोई भी सोशल एक्टिविटी में कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है उनको एक जगह में बुला के उसको साइन करके, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स के विरुद्ध में हम लोग एक आंदोलन किए थे, मैं इनिशिएटिव लिया था जी यहाँ पर
सोसाइटी के अंदर तो पैसा 4,000 5,000 पर फ्लैट ले रहे और गवर्नमेंट को अलाउ नहीं कर रहे रोड टैक्स रोड काम करने के लिए। जब हम लोग रोड करते हैं तो राजस्व इतना पैसा जो बचता है उसका सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों नहीं देगा? तो अभी रिसेंटली 7 महीना पहले वो पास भी हो गया हमारा सोसाइटी के लिए एक्सक्लूसिवली इन कल्याण डोंबिवली। ये जो क्योंकि इतना बड़ा एरिया को गवर्नमेंट का सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट का सारे रास्ता का काम हम लोग कर रहे हैं। जब करने के बाद तो वो पैसा कहाँ जाता है? वो तो देश हित में नहीं लगेगा क्योंकि उसको कोई खा रहा है। तो वो वाला जो चीज है वो पब्लिक को क्यों नहीं मिले? तो राजा को तो उसको समझना चाहिए। तो जो शासन काल में तो उसका जो आंदोलन जो है, क्योंकि जनहित में जो कार्य करना है, आइदर तुम लीडिंग लेके नेता होके रूलिंग पार्टी में करो, नहीं तो अपोजिशन पार्टी में रह के करो, कहीं पे तो करना पड़ेगा। नहीं तो तुम समाज में जो रहते हो समाज का कल्याण उद्देश्य में नहीं किए और इधर आलोचना की, आलोचना प्रसंग में जितना भी करोगे कुछ नहीं होने वाला है। देखोगे वो स्पीड ब्रेकर में गिर के ये हो रहा है और वो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। लाइट रास्ता में जा रहे और लाइट रात को नहीं है और मेरा कर्तव्य तो गवर्नमेंट तो नहीं लगा रहा, मैं क्या करूं? सोसाइटी में तो करना है, मैं क्या करूं? तो कभी 100 लोग को लेके 50 लोग को लेके वो लाइट क्यों नहीं लगा है? जब अकेला नहीं कर पा रहे हो सामूहिक रूप से कर सकते हो, बट सामूहिक रूप करने से पहले तुमको समाज में तुम्हारा रिलेशन होना चाहिए, समाज में तुम्हारा 10 लोग के साथ संबंध होना चाहिए, बिल्डिंग में तुमको 50-50% लोग जानना चाहिए ये शशि भाई कौन है, नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे। और तब श्री ठाकुर जी वही बोल रहे हैं जितने आदर्श पथ में रहोगे तो परिवेश के लिए करना पड़ेगा। और नेता चयन जो प्रक्रिया बोले हैं, एक बार मुझे मेरा माँ हो गया 15 साल पहले का बात कर रहा हूँ, तब मैं सोचता हूँ तो मेरा 99 में मैं लिया था। वो यंग स्टेज में ये चीज को पढ़ाई लिखाई थोड़ा कॉलेज कैरियर में होता था, इस्लाम प्रसंग एंड आलोचना प्रसंग पढ़ते थे। 50-100 लोग एक हॉस्टल में हम लोग तब ये हो रहा था। तब एक बार जाके वोट दे के आया और माँ पूछे वोट कौन सा पार्टी को दिया? उनका जो फेवरेट पार्टी था मैं इनको दिया नहीं, क्योंकि तब मैं 3 पार्टी को वोट दिया था एक साथ एक ही इलेक्शन में। MP MLA और सरपंच था, वो तीनों पार्टी अलग अलग पार्टी को दे के आया था। घर पे झगड़ा हुआ था क्योंकि तो जे घर का जो चयन प्रक्रिया होता है कोई एक पर्टिकुलर फेवराइजिंग होता है और बच्चे को सिखाया जाता है तुम राम मंदिर निर्माण में सपोज कोई पार्टी सहयोग किया तो उसी वो पार्टी अच्छा है, वही पार्टी को देना है। बट जो व्यक्ति है, यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं व्यक्ति को देख के चयन प्रक्रिया वो इष्ट प्राण होना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए, निरंकारी होना चाहिए, वो सबसे अच्छा होना चाहिए। तो मैं मेरा पड़ोसी में सरपंच को जानता हूँ, वो व्यक्ति भद्र व्यक्ति है और समाज के लिए कुछ कर सकता है, बट वो मेरा फेवरेट पार्टी नहीं है। वो कोई मेरा घर का परिवार का एग्नेस्ट पार्टी है जो घर का एक फेवरेटिज्म में होता है। कोई बीजेपी, कांग्रेस है, बीजेडी, अलग अलग पार्टी रहते हैं। तो 3 लोग को जब चयन प्रक्रिया में दे के आया, क्योंकि मैं खुद सोचा ये व्यक्ति लिस्ट करप्टेड है, करप्टेड सब लोग करते हैं, तो ये व्यक्ति अच्छा है, उससे बेटर है। तो देखा तो वो मेरा पार्टी के अंदर नहीं है, जो इसको मैं प्यार करता था। मेरा अंदर भी कोई एक फीलिंग है, ये पार्टी को मैं पसंद करता हूँ। बट तब मैं जब ये सब आलोचना होता था, हमारा पवित्र भाई और वो ऑलवेज बोलते थे जे व्यक्ति को देख के चयन प्रक्रिया करना है। अभी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है कर्नाटक में, तो मैं उस दिन ठाकुर जी के नीति के हिसाब से वोट देना शुरू किया। अभी भी आज तक उसी दिन से मेरा कोई फेवरेट पार्टी नहीं है, मैं व्यक्ति देख के वोट देता हूँ। बट उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और सिंसियरिटी चाहिए, आप दे नहीं पाओगे, आप दे नहीं पाओगे। जब जितना भी बोलो भाषण में, जब वोट देने का टाइम आएगा आपका जो फेवरेट पार्टी है आप उसी को ही दोगे, व्यक्ति खराब होने से भी दोगे, यही होता है। इसलिए चयन प्रक्रिया में बहुत सोच समझ के मैं देने के लिए श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोले हैं। और मैं ज्योत्सना दी को बोलूँगा 5 मिनट ही आलोचना करके कंक्लूजन रखेंगे। सेकेंड टॉपिक हम लोग कल आलोचना करेंगे। जय गुरु दादा, आपने जो इवन मनीष दा ने भी जो बताया है वो बहुत ही सुंदर भाव से बताया है और ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है
जिसके ऊपर हम सबको विचार करना चाहिए और डिस्कशन भी होना चाहिए। घर में तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम हमारे घर परिवार के लोगों को ये आदर्श वाली बातें ठाकुर जी जो बता के गए हैं, सूक्ष्म वाली बातें, वो उन तक पहुँचेगी। तो ज़्यादा समय नहीं है, मैं इसके एक घटना बताती हूँ जो शशि भाई हमेशा बोलते हैं कि जब तक आप खुद उस पे एक्सपीरियंस नहीं करो, तब तक आप बोल नहीं पाओगे और कर भी नहीं पाओगे। एक छोटा-सा बात है जो हमारे देश में हमने सबने देखा था। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो नेगेटिव एलिमेंट्स को साइड में रख के मैं पॉजिटिव पे प्रकाश डालूँगी कि राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति हमारे अंदर कितना आया था। जो हमारे जो रेवोल्यूशनरी लोग थे, उन्होंने जन साधारण के मन में इतना प्यार डाल दिया था देश के प्रति कि पूरा समाज ही उठ खड़ा हुआ था। गली कोने में सब में वो दिखता था कि अब तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। हम इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो वो जो हमारे नेता थे, जो उभर के आए वो उन्होंने हमें पूरे राष्ट्र में इतना आग लगा दिया मन के अंदर कि हमारी जो देश है, हमारा जो देश है, उसको और कोई पकड़ के रख नहीं सकता है। अब इसको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो ये लहर किसने लाया? ऐसे कुछ समाज के लोग थे जिन्होंने अपने आप को शोषित पाया, समाज को शोषित पाया। उस वजह से राष्ट्र आगे बढ़ा और हमको इंडिपेंडेंस भी मिला। तो वो काल के लोगों को देखती हूँ मैं, तो वो काल के लोगों के अंदर ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है, तब तो ज़्यादा पूरे देश के कोने-कोने में तो नहीं फैला था, पर वो ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है, वो लोगों के अंदर जाने-अनजाने में बस गया था। कैसे बस गया था कि वो राष्ट्र के प्रति या अपने माता-पिता के प्रति इतना निष्ठा, इतना प्यार करते थे कि उनके बिना बोले वो कहीं जाते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे। तो ज़मींदारी सिस्टम हमारे घर पे ज़मींदारी सिस्टम थी, तो ऐसे मुझे मेरे पापा, दादाजी से सुनने में आता है कि जो हमारे एंसेस्टर जो ज़मींदार थे, उनकी मम्मी जो उनको गाइडेंस देती थी, वैसे ही वो चलते थे। तो जो भी है, तो जब ब्रिटिश काल के वजह से बहुत शोषण होने लगा, बहुत कुछ होने लगा, तो उनकी मम्मी बताती थी कि आपको ये नहीं करना चाहिए बेटा, अब तुमको ये छोड़ देना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। इतना बड़ा एम्पायर, इतना सब कुछ रहते हुए भी उन्होंने धीरे-धीरे ब्रिटिश जो एरिया दिया था, जो तालुका दिया था, वो उन्होंने क्या कर दिया, धीरे-धीरे लोगों को देश के प्रति प्यार भरा शोषित नहीं किया, ब्रिटिश के इस पे से शोषित नहीं किया और उन्होंने वैसा जताया कि हम सब एक हैं। मैं आपके पास कर वसूलने आके तुम्हारा खून नहीं लूँगा। धीरे-धीरे उन्होंने विद्रोह किया, ऐसा विद्रोह किया कि आस-पास के ज़मींदार भी ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए, क्योंकि उन्हें पता चल रहा था कि लोगों को शोषित किया जा रहा है। तो वो बाकी के ज़मींदार लोगों ने मिलके, हालाँकि बहुत विध्वंस हुआ हमारे परिवार को लेके, इस चीज़ को लेके। वो विध्वंस हमें बहुत तकलीफ दिया मॉनेटरी टर्म्स में। तो पूरा छोड़ना पड़ा, कोठी छोड़नी पड़ी, सब कुछ छोड़ना पड़ा। मतलब वो ज़ीरो पे आ गए थे। जहाँ पे सोने की थाली में खाया जाता था और वो अभी मिट्टी का भी बर्तन नहीं था, ऐसा दिन आया। बट वो सारी चीज़ों से एक चीज़ बहुत सुंदर था कि वंश के अंदर जो देश के प्रति, माँ के प्रति, लोगों के प्रति, परिवार के प्रति वो कंटिन्यू रहा। जो ये स्टेटमेंट में कहा गया है, यहाँ पर एक कहा गया है कि अगर 2-4 पीढ़ी पढ़ाई नहीं भी करे तो चल जाएगा। ये प्रत्यक्ष रूप में मैंने देखा है कि घर में ऐसा हुआ है, प्रत्यक्ष रूप में हुआ है कि अगर आपके अंदर ठाकुर जी के प्रति प्यार रहा तो आप कैसे हो जाएगा। तो मेरे परदादा जी के टाइम से जब यूपी में जौनपुर में पितृदेव ने एकदम बूस्टअप करने बोला था, मतलब ये वर्ड बोला था कि फनिंदा को बोला था कि जाओ पूरा तहलका मचा दो और फिर वहाँ पे हमारा घर था, वहाँ पर जाओ, तुमको अमुक इंसान मिलेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करो, वो कॉलेज में पढ़ाते, जो भी है। तो वो आए थे और वहां से लहर जो शुरू हुई थी, तो यही आइडियोलॉजी को लेके शिक्षा, दीक्षा, विवाह और सुप्रजनन पे जोर दे दे के
इतने सुंदर भाव से सब चला था। अभी तो समय का अभाव है, समय कम है, तो इस पे मुझे वही बोलना है कि ठाकुर जी की आइडियोलॉजी बहुत सूक्ष्म है। आपको पढ़ के आपने आज एक पन्ना पढ़ लिया, बुक बंद कर लिया, मैंने मेरा दायित्व तो पूरा कर लिया, नहीं। पढ़ने के बाद मेरे जीवन में उसको मैं कैसे लागू करूंगी, कैसे डालूंगी प्रत्यक्ष रूप में। अभी मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, तो मैंने 2 दिन पहले ही एक मम्मी और एक बेटी जा रहे थे रास्ते से, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बदलापुर में मेरे कॉम्प्लेक्स के ही लोग हैं। तो वो जा रहे थे, तो जो भी है उनकी बेटी ने कम उम्र में किसी और से शादी कर ली, ये जो भी है, तो बेचारी अभी 2.5-3 साल हो गया शादी के, तो अब वो मम्मी के घर पे आ रही है और ऐसे सुनने में आया है कि डिवोर्स हो चुका है, वो प्रोसेस चालू है। तो 14 साल के बच्चे को मैं इसके बारे में बता रही थी कि ये घटना हुआ, बच्चे ने गलत डिसीजन लेके पूरे परिवार पे कैसा प्रॉब्लम आया है, कहर आया है कि जो मम्मी है वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में ही चली गई है, जब वो बच्चे ने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। और आज इसका रिपरकेशन क्या है? ये हमारा जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर अभी ही ये सारी बातें, छोटी-छोटी सूक्ष्म बातें, वो तो हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे प्रेज़ेंट करके बताएँ। बच्चे को बच्चे के लेवल पे जाके एक सूक्ष्म थॉट प्रोसेस में आके उनको बताया जाए। तो ये वाली सारी बातें हैं। आई होप 57 हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। आज का आलोचना यहीं पे विराम देते हैं। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु।